नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सौतेले माता पिता या सौतेले भाई बहन जो है उनकी संपत्ति का आपस में किस प्रकार से विभाजन होता है या किस स्थिति में विरासत में सौतेले माता पिता की जमीन जो है ये सौतेले बेटा बेटी को या सौतेले भाई बहन को मिलती है या नहीं मिलती है, इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए यहां पर हमने जो ये ग्राफ लिए हैं इसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के 3 प्रकार के संबंध रहते हैं, जिसमें से एक होता है पूर्ण रक्त, ठीक है, रक्त संबंध जो रहता है आपस में वह होता है, एक होता है पूर्ण रक्त, एक होता है अर्ध रक्त, एक होता है एकोदर, ठीक है, एकोदर रक्त। अर्थात यहां पर पूर्ण रक्त किसे कहा जाता है, अर्ध रक्त किसे कहा जाता है और एकोदर रक्त किसे कहा जाता है। तो यहां सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण रक्त, ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण रक्त अर्थात फुल ब्लड। फुल ब्लड का पूर्ण रक्त का संबंध क्या रहता है और संपत्ति किस स्थिति में किसको ट्रांसफर होगी, किसको उसमें उत्तराधिकार प्राप्त रहेगा। यहां पर हम उन बातों को समझ रहे हैं जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की किसी भी व्यक्ति को कोई वसीयत नहीं करता है। अगर वसीयत करता है तो वसीयत के हिसाब से वह संपत्ति ट्रांसफर होगी, लेकिन यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कोई वसीयत नहीं किए और बिना वसीयत करे अगर कोई व्यक्ति जो है वो मर जाता है और कोई संपत्ति छोड़ जाता है तो उस स्थिति में किस प्रकार से कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को प्राप्त होगी, ठीक है। अब यहां पर पूर्ण रक्त सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण रक्त, ठीक है। तो पूर्ण रक्त का मतलब यह होता है कि यहां पर यह एक पुरुष है, ठीक है, और यह एक महिला है, दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, और इन दोनों से 2 संतान उत्पन्न होती है, एक यह बेटा है और यह एक बेटी है, ठीक है। तो यहां पर पूर्ण रक्त का मतलब यह होता है कि जहां पर 2 बच्चे जो है, चाहे वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, लड़कियां ही हो सकती है या लड़के ही हो सकते हैं, ठीक है, वहां पर जहां पर पिता और माता दोनों की या सभी की एक ही है, अर्थात एक ही माता और पिता से जनित संतान जो है, अर्थात एक ही माता पिता है उनके और उन्होंने जो संतान उत्पन्न की है उनको पूर्ण रक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको पूर्ण रक्त कहा जाता है। अब यहां पर स्थिति क्या रहेगी, अगर इस महिला की संपत्ति है, ठीक है, अगर इस महिला की कोई संपत्ति है और उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में इसकी संपत्ति जो है, ये बेटा बेटी जो है, ठीक है, दोनों भाई बहन है, इन दोनों को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार रहेगा, ठीक है। जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसकी संपत्ति जो है इस बेटी को भी जाएगी, बेटे को भी जाएगी और पति को भी जाएगी, तीनों लोगों को समान रूप से जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसके जो बेटे बेटी है, ठीक है, इनका पिता एक ही है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर पूर्ण रक्त का संबंध है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रक्त के संबंध में सभी लोगों को समान रूप से वो संपत्ति जाती है, ठीक है। अगर पिता जो है, इनकी कोई संपत्ति है, इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इनकी मृत्यु के बाद में इनकी जो संपत्ति है वह इस पत्नी को, इस बेटी को और बेटे को सभी को समान रूप से प्राप्त होगी। तो यहां पर जो है यह पूर्ण रक्त का संबंध होता है और यहां पर इस प्रकार से उत्तराधिकार अधिनियम जो है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वह लागू होता है। अब यहां पर अर्ध रक्त को समझ लेते हैं, ठीक है, यहां पर अर्ध रक्त को भी समझ लेते हैं। तो देखिए अर्ध रक्त का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है, क्या है, पुरुष है, व्यक्ति से मतलब यह एक पुरुष है और यह एक महिला है और यह एक दूसरी महिला है। अब यहां पर क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है इस महिला से भी शादी करता है और इस महिला से भी शादी करता है, अर्थात इस पुरुष की 2 पत्नियां हैं। इस पुरुष को इस महिला से यह एक बेटा उत्पन्न होता है, ठीक है, और इस महिला से एक बेटी उत्पन्न होती है। हो सकता है इससे भी बेटा उत्पन्न हो जाए और हो सकता है इससे भी बेटी उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या इससे कई बेटे भी या कई बेटियां भी हो सकती है, इससे भी कई बेटे या कई बेटियां भी हो सकती है। लेकिन यहां पर हम उदाहरण के रूप में इनको मान रहे हैं कि इस पुरुष से इस महिला को एक बेटा उत्पन्न होता है, इस पुरुष से इस महिला को एक बेटी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों जो है, ठीक है, इनके क्या है, पिता एक ही है, क्या है, इनका दोनों का पिता एक ही है, लेकिन यहां पर क्या कहलाएंगे, अर्ध रक्त कहलाएंगे। अर्ध रक्त का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो है ये भाई बहन तो हुए, इनके पिता तो एक ही है, लेकिन माता जब अलग अलग है तो यहां पर अर्ध रक्त का रिश्ता कहलाएगा। अब इनको कौन सी संपत्ति में कब
कौन सा अधिकार प्राप्त होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर इस व्यक्ति के नाम पर, पिता के नाम पर कोई संपत्ति है और पिता की अगर मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के बाद में उस संपत्ति में इस लड़की का और इस लड़के का समान हिस्सा रहेगा। क्या रहेगा? जितना हिस्सा इस बेटी को मिलेगा, ठीक है, उतना ही हिस्सा इस बेटे को भी मिलेगा, या जितना हिस्सा इस बेटे को मिलेगा उतना ही हिस्सा इस बेटी को भी मिलेगा। लेकिन ये नियम कहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये नियम कहां पर चेंज हो जाता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई संपत्ति जो है वह पहली पत्नी के नाम पर है, किसके नाम पर? पहली पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति है और इस पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो भी संपत्ति रहेगी वह किसको जाएगी? बेटे को जाएगी। कौन से बेटे को? जो इससे उत्पन्न हुआ है, इस महिला से जो उत्पन्न हुआ है उसी बेटे को यह संपत्ति जाएगी, चाहे यह इसकी बहन है, लेकिन इसको संपत्ति नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इनका जो रक्त का जो संबंध है वह अर्ध रक्त का है। क्या है? अर्ध रक्त का संबंध है, और संपत्ति जो है वह इसकी मां की है। किसकी? इस बेटे की मां की है, तो इसलिए वह संपत्ति जो है इस बेटी को नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इसकी जितनी भी संपत्ति रहेगी वह इस बेटी को प्राप्त होगी। किसको? इस बेटी को प्राप्त होगी। हाँ, इस महिला के पति को भी उसमें शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। इस तरीके से इस महिला की अगर कोई संपत्ति है तो उसमें भी इस पति को जो है, इसका पति जो है उसको शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसकी संपत्ति में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और इसकी संपत्ति में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि अर्ध रक्त जो है, ठीक है, अर्ध रक्त जो है वह किसे कहा जाता है कि एक ही पिता है। क्या है? पिता वहां पर एक ही है, पिता यहां पर एक ही है, लेकिन माताएं जो है वे अलग अलग है। जहां पर माताएं अलग अलग होती है लेकिन पिता एक रहता है, वहां पर अर्ध रक्त का संबंध माना जाता है। ठीक है, अब अगला जो है वह है एकोदर रक्त। क्या है? एकोदर रक्त। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह बिल्कुल इसका विपरीत है। किसका? जहां पर अर्ध रक्त जो था इसका विपरीत जो है वह एकोदर रक्त आता है। अब यहां पर कैसे होता है कि यहां पर जो है यह एक महिला है, ठीक है, यह महिला है, यह महिला जो है इस पहले वाले पुरुष से शादी करती है, ठीक है, और इस पुरुष से इस महिला को यह एक बेटा उत्पन्न होता है। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, या बेटे भी हो सकते हैं, या बेटियां भी हो सकती है। फिर क्या होता है कि यही महिला जो है इस पुरुष से शादी करती है, विवाह करती है, और विवाह करने के बाद में इस पुरुष से इस महिला को यह बेटी उत्पन्न होती है। तो यह बेटी भी हो सकती है, या बेटियां भी हो सकती है, या बेटा भी हो सकती है, या बेटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों जो है इनका दोनों में आपस में जो संबंध है वो क्या है? भाई बहन का है। भाई बहन का क्यों है? क्योंकि इनकी दोनों की मां एक ही है। ठीक है, तो एक ही माता से जनित है, लेकिन इनके पिता जो है वे अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में इनका आपस में जो संबंध कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? एकोदर रक्त का संबंध कहलाएगा। अब यहां पर स्थिति क्या निर्मित होगी कि यदि, ठीक है, यदि इस महिला के नाम पर कोई संपत्ति है और इस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये सोतेले भाई बहन है। क्या है? ये सोतेले भाई बहन है। लेकिन अगर इस महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो संपत्ति है उसमें जितना हिस्सा इस बेटे को, या ये जो बेटे यहां पर अन्य बेटे अगर इससे उत्पन्न हुए तो उनको जो प्राप्त होगा, ऐसा का ऐसा हिस्सा ही इन बेटियों को भी या इन बेटों को भी प्राप्त होगा। अर्थात यहां पर यह देखा जाएगा कि अगर इस माता के नाम पर अगर 10 बीघा जमीन है, कितनी है? 10 बीघा जमीन है, और यहां पर अगर एक बेटा है और इधर एक बेटी है तो 5-5 बीघा दोनों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर 2 बेटे हैं, एक और बेटा ये है, दूसरा बेटा ये है, और ये एक बेटी ये है, ठीक है, इस पुरुष से उत्पन्न, तो यहां पर क्या होगा? 10 के बटे 3 हो जाएंगे, अर्थात 10 के 3 हिस्से होंगे, क्योंकि मां जो है ये सभी की, इन दोनों बेटों की भी मां है और इसकी भी मां है, तो सभी को उसमें बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि अगर संपत्ति जो है, ठीक है, अगर संपत्ति जो है किसकी है? इस व्यक्ति की है, ठीक है, इस व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति है और इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संपत्ति होगी उसमें इस महिला को हिस्सा मिलेगा, ठीक है, और इसकी जो बेटियां है, किसकी? इन दोनों से उत्पन्न जो संतान है उनको हिस्सा मिलेगा। इस व्यक्ति को कोई उसमें हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से
अगर इस व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार में वह संपत्ति जो है, ठीक है, वह किसको मिलेगी? इस बेटे को, या इसमें इसके अन्य बेटे बेटियां जो है उनको, और इस पत्नी को प्राप्त होगी। इस बेटी को कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। इसकी जो सिस्टर है, इसको कोई, इसकी जो बहन है, उसको कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, जिस तरीके से इसकी संपत्ति इस बेटे को प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जहां पर सौतेले भाई बहन जो रहते हैं उनको किस प्रकार से जो है संपत्तियां प्राप्त होती है। तो मैं विश्वास रखता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।